तो ईएमटी के बेसिक से रिलेटेड एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, जो देखने में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो उतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे हमसे कहा है कि कैलकुलेट ए डॉट डी एल। तो ए डॉट डी एल से तुरंत हमारा क्या निकल आता है, ये आता है स्टोक्स थ्योरम। दिस इज स्टोक्स थ्योरम कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ए डॉट डी एस। तो कुल मिला के हमें डेल क्रॉस ए डॉट डी एस निकालना है। अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहला वाला तरीका पहले देखते हैं, और उसके पहले देखते हैं कि हमको ए क्या दिया है। ए इज समथिंग लाइक दिस इज इक्वल टू 2 रो कॉस फाइव ए कैप रो प्लस 3 साइन फाइव ए कैप फाइव। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो ये मैंने हाईलाइट उसी हिसाब से कर दिया, फाइव वाले येलो से और रो वाला हमारा ब्लू से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ येलो है वहाँ फाइव का टर्म है या फिर ए कैप फाइव है, यहाँ ब्लू है वहाँ ए कैप रो है या रो का टर्म है। ओके, ये कुछ तरीके से डायग्राम दिया है। डायग्राम को थोड़ा सा अगर मैं आपको अलग अलग करके दिखाऊं तो ये आपका एक अलग हिस्सा है। इसमें यहाँ पे क्या है कि एंगल ये 30 डिग्री पे फिक्स है, ये प्लस जेड, और ये इस तरीके से डायरेक्शन, ये पी, इस पॉइंट को पी मैंने बोल दिया है, ऊपर वाले को क्यू और इस वाले को आर। ओके, तो पी से क्यू की तरफ जब जाएंगे, पहली बात तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये तो एक बार फिक्स हो गया है, तो आप देख के समझ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल 30 डिग्री। अब क्योंकि एंगल फिक्स है, मेरी बात है ध्यान से सुनना, क्योंकि एंगल फिक्स है इसका मतलब डी फाई हो जाएगा 0। ऑब्वियस ही बात है कि अगर फाई एक कांस्टेंट वैल्यू है तो डी फाई हो जाएगा 0। तो यहाँ पे यही चीज़ हो रही है ओवरऑल। अब देखो इस जगह से यहाँ चलना शुरू किया, ये सेकंड पाथ है, ये कहाँ है, क्यू से लेके आर तक। यहाँ पे क्या है, रो फिक्स है, ये हमें गिवन है, रो इज इक्वल टू गिवन है इस वाले उसमें, तो डी रो हो जाएगा 0। अगर रो फिक्स है, डी रो 0 हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो टर्म है इसमें से डी रो वाला टर्म हमारा चला जाएगा। अभी आगे देखेंगे वो कैसे आ रहा है, ये चीज़ हो गई। तीसरा पाथ फिर हमारा ये है आर से लेके पी तक। अब यहाँ पे भी देखो फाइव फिक्स है। फाइव कैसे फिक्स है कि ये फाइव पूरा हमारा ये 180 डिग्री है जहाँ से हमने शुरू किया था, तो फाइव हमारा ये पाई के इक्वल है। फाइव फिक्स है तो डी फाइव जो हो जाएगा फिर से वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको ब्रेक किया है। अभी इसको हम नीचे देखेंगे, यहाँ तो मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है, उसकी इतनी नीड नहीं है, बाकी इसको नीचे देखेंगे इन सारी चीज़ों को। और यहाँ पे कोई भी z एक्सिस नहीं है, ठीक है, ये चीज़ भी हो गई, कोई भी z एक्सिस यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसका यूज़ नहीं है। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, केवल ये पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर, ये रो इक्वल टू 2। अब इसको डायग्राम को 3 हिस्सों में तोड़ के देखेंगे। अब देखो फिर वही चीज़ हो गई कि ए डॉट डी एल के करने के 3 मतलब 2 तरीके हैं। ये फर्स्ट मेथड है हमारा, मेथड 1। तो ए डॉट डी एल को 3 हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा ही, एक पी से क्यू तक, एक क्यू से आर तक, और एक आर से पी तक, और उसके आगे ए डॉट डी एल तो हमारा रहेगा ही रहेगा। ओके, ये उसके लिए कि आपको अगर वो निकालना है जो हमने मेथड सीखा था फ्रीज करने वाला, ए कैप रो, ए कैप फाई, ए कैप जेड करके। ओके, तो ये इसके लिए डिफरेंशियल लेंथ और डिफरेंशियल सरफेस निकालने के लिए। ओके, ये हमारा कौन सा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रो फाई जेड वाला। तो यहाँ पे ए हमारा ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन चीज़ है, ए इक्वल टू 2 रो कॉस फाई ए रो कैप, इस तरीके से। और डी एल हमको निकालना है, डी रो ए कैप रो प्लस ये हमारा रो डी फाई ए कैप फाई प्लस डी जेड ए कैप जेड। अब हमको ये पता ही रहता है कि यहाँ पे जब इसका डी एल लिखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो ये सेकेंड वाले बीच वाले टर्म में रो अलग से आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ए डॉट डी एल क्या हो जाएगा कि इसी ए में अगर हम डी एल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो हमने बेसिक लिखा, अब डी एल हमारा वेरी करेगा अलग अलग रीजन के लिए। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ से शुरू होगा। देखो सबसे पहले हमने लिया रीजन पी से क्यू। देखो ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू है, ये चीज़ हमारी क्यू है, ये हमारा पी है ये वाला, और ये चीज़ हमारी क्यू है। तो ये पी क्यू के बीच में हमारा क्या है, ये 30 डिग्री का एंगल है। अब क्योंकि फाइव फिक्स मैंने पहले ही बता दिया, इसलिए डी फाइव हो जाएगा 0। अब जैसे ही डी फाइव 0 हो गया, मतलब अब देखो ये वाला जो टर्म है, ये वाला ये डी फाइव था, ये टर्म हो गया 0। इसका मतलब कि ये जो हमारा इक्वेशन है ए डॉट डी एल का, ए का, इसमें केवल पहला वाला टर्म लेना है। देखो ये हो गया 0 क्योंकि डी फाइव हो गया 0, इसको मैं डबल हाईलाइट कर देता हूँ। तो आपको ये टर्म लेना है, देखो इसी टर्म को लिया यहाँ पे 2 रो कॉस फाई ए फाई, और इसी को आपको इंटीग्रेट कर देना है। तो 2 कॉस फाई, क्योंकि अभी हमने किसके रेस्पेक्ट में ये डी फाई है, डी फाई के रेस्पेक्ट में हम इसको डी रो, दिस इज फाई एंड दिस इज रो। ओके, तो रो के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फाइव वाला टर्म तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो 2 cos फाइव और अंडर रो डी फाइव, लिमिट 0 से 2 तक। देखो ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट 2 है, तो ये लिमिट आपको बताएगा।
0 से 2 तक, और फाई क्या रखना है 30 डिग्री, तो 2 cos 30 डिग्री। तो देखो इसने ये वैल्यू दी, और ये रो स्क्वायर अपन 2 0 से 2 तक ये सॉल्व करा के 2√3 आ गया। तो ये तो सॉल्व करना तो आसान है, पर लिमिट्स क्या होंगी, किस चीज़ को जीरो लेना है, जैसे यहाँ पे हमने d5 को जीरो लिया, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, बेसिक्स आपने मतलब इसके पहले का लेक्चर देखा तो ये समझ सकते हैं। सेकंड केस आ गया Q से R के बीच में। अब देखो ये वो बना है, ये Q है, इसको मैं ले लेता हूँ दूसरा मार्कर, दिस इज Q एंड दिस इज R। इनके बीच में हमने क्या देखा था कि रो की वैल्यू कुछ फिक्स थी, इसलिए क्या हो जाएगा कि रो की वैल्यू फिक्स है, ये आपका डी रो जो हो जाएगा जीरो, हमने पहले भी देखा था, ये वही सेकंड वाला केस है। और यहाँ पे फाई की वैल्यू हमारी 180 डिग्री पे, ठीक है, ये वेरी कर रही है, अभी फिक्स नहीं है, 30 डिग्री यहाँ थी इस जगह, और फाइनल जाके 180 डिग्री हुई, तो वेरी कर रही है। तो यहाँ पे यही चीज़ हो गया कि जो हमारा वो वाला टर्म था, ठीक है, कौन सा वाला, जिसके अंदर डी फाई आता था, केवल उसको लेना है, केवल, और डी रो वाले को छोड़ देना। तो 3 रो साइन फाई और डी फाई। अब इसमें 3 रो क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि हमने डी रो को तो जीरो कर दिया, तो इसको तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। साइन फाई डी फाई को आप इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 30 डिग्री से। देखो ये स्टार्ट लाइन है, ये क्यू पे क्या है, स्टार्टिंग ये है, एंडिंग ये आर है, 30 डिग्री से 180 डिग्री लिमिट लेना है। लिमिट क्या लेना है ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है, 30 डिग्री से 180 डिग्री लिमिट लेना है। तो एट यहाँ पे जो भी हमारा है, ए हमारा हो जाएगा ये 3 इंटू 2 इंटू माइनस कॉस फाई, और इसमें इसकी लिमिट्स π/6 से पाई, ये सॉल्व करके 6 + 3√3 आ गया, ठीक है, याद रखेंगे वैल्यूज़। उसके बाद लास्ट केस में देखते हैं थर्ड, यहाँ पे आर से पी में जाना है, ठीक है। अब तो फिगर में आपको दिख गया होगा, आर ये है और पी ये जा रहा है। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ हो गई, फाई आपका क्या हो गया, ये देखो फाई हो गया कांस्टेंट। ओके, जैसा हमारा ये बता रहा है फर्स्ट केस में जैसा था, ये वो चीज़ बता रहा है कि जैसा हमारा फर्स्ट केस में था, ये थर्ड केस है। देखो यहाँ पे फाई पाई के इक्वल आ गया, तो डी फाई 0 आ गया जैसा फर्स्ट केस में था। तो कुछ कुछ वैसा ही, ये 2 रो कॉस फाई डी फाई। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि जब वहाँ पे फाई, ये फाई को रखते थे 30 डिग्री, यहाँ पे फाई को रखेंगे पाई, तो वहाँ कॉस 30 की वैल्यू यूज़ करी थी, यहाँ कॉस पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे। ओके, जो कि है -1, कॉस पाई इज -1। तो सॉल्व करके 4 आ गया। तो देखो तीनों टर्म को ऐड कर दो, a.dh फाइनल आंसर 2√3, 6 + 3√3 एंड 4, सबको ऐड कर दोगे तो कुछ आपका आंसर 18.67 के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से ब्रेक करके, पर इसके लिए क्या ज़रूरी है, आपको लिमिट्स पता होना ज़रूरी है, ठीक है। DL इजकल टू जो भी चीज़ है वो पता होनी ज़रूरी है, डी रो कहाँ जीरो करना है, डी फाई कहाँ जीरो करना है ये पता होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सेकेंड मेथड को थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। तो ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, पर थोड़ा कह सकते हैं ईजी मेथड है। तो हमें, क्योंकि हमें निकालना एग्जैक्ट में क्या था, हमें डेल क्रॉस ए ही निकालना था ना, डेल क्रॉस ए डॉट डी एस। तो यहाँ पे हमने लिखा तो था कि स्टोक्स थ्योरम की मदद से हमारा ए डॉट डी एल, जो क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डी एल होता है, वो इसके इक्वल होता है डेल क्रॉस ए डॉट डी एस। पर हमने निकाला केवल इसी को था, वो डेल क्रॉस ए वाले मुद्दे पे हम गए ही नहीं थे, क्योंकि हमारा काम इसी से चल जा रहा था। अब एक्चुअली में जो स्टोक्स थ्योरम है उसको मेथड 2 में यूज़ कर रहे हैं। निकालना में ए डॉट डी एल था, बट हम उसको निकालेंगे डेल क्रॉस ए की मदद से, डॉट डी एस की मदद से, ये चीज़ हो गई। ओके, तो देखो सबसे सिंपल डेल क्रॉस ए निकालना है, कर्ल निकालना है। तो 1/h1 h2 h3 हमने सीखा था, जो कि यहाँ पे हमारा h2 है रो अलग से। ओके, तो इस तरीके से h1 a कैप u, h2 a कैप v, h3 a कैप w, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कॉमन हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे a कैप रो, a कैप फाइव, पर यहाँ पे h2 और आ जाएगा रो, a कैप z, ठीक है, डेल अपन डेल लो, डेल अपन डेल फाइव, डेल अपन डेल z। इस तरीके से, क्योंकि z का कोई टर्म नहीं है, ये 0 हो जाएगा, a कैप z के संग ये 0। ये हमारा 2 रो कॉस फाइव और 3 रो स्क्वायर साइन फाइव, ये हम लिख लेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे h1 और h2 को भी यूज़ करना है, तो ये जैसे h2 को यूज़ किया तो यहाँ पे 3 रो स्क्वायर हो गया। ओके, ये चीज़ हो गई। तो ये सारी वैल्यू हमारी लिखी हुई है अलग से, h1 इज़ 1, h2 इज़ रो, h3 इज़ 1, ठीक है, UV रो वाई z, ये इनका मैचिंग है कि किसका किसके संग क्या मैच होता है, ये चीज़ें। तो इसी को अब हम सॉल्व कर देंगे मैट्रिक्स को। दिस इज अ मैट्रिक्स 3×3, और क्या है, सिंपल 3×3 मैट्रिक्स तो है। इस तरीके से सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा 3 sin रो अपॉन 3 sin फाई अपॉन ये फाई अपॉन रो प्लस 2 sin फाई ए कैप z, इस तरीके से हमको दे देगा। अब क्योंकि ds क्या होता है हमारा रो डी फाई और रो डी रो डी फाई ए कैप z के, ठीक है, ये हमने जो सॉल्व किया है ये किसके उसमें निकल के आया है, इन टर्म्स ऑफ ए कैप z निकल के आया है, ठीक है, यूनिट वेक्टर।
और जो ds होता है डिफरेंशियल सरफेस किसका, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का इन टर्म्स ऑफ a कैप z, वो क्या होता है, ओके वो होता है हमारा ये रो डी फाई रो डी फाई, ये होता है, इसी को यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ये हमने क्या लिखा है, कंबाइन बोथ एंड इंटीग्रेट, दोनों को कंबाइन कर देंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं, पहले दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो यही चीज़ें देखो हमने यहाँ पे करी भी है कि डेल क्रॉस ए ये है और डी एस ये है, तो ये डी एस वाला यहाँ पे डाला, ये सब कुछ किया, तो ये रो कट गया, ये इस तरीके से आपका आया। अब ये आपका बचा इंटीग्रेशन के अंदर, और ये डी रो डी फाई डी और ए कैप जेड बचा, ठीक है, डी जेड तो है ही नहीं, ए कैप जेड है इन टर्म्स ऑफ ए कैप जेड, बट है डी रो और डी फाई। अब देखो ये ए कैप जेड और ये ए कैप जेड भी डॉट हो रहा है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, जब ये दोनों 1 हो जाएगा तो ये दोनों हमारा नेग्लेक्ट कर देंगे। बचा क्या, सिंपल बचा आपका केवल ये 3 साइन फाई प्लस 2 रो साइन फाई और डी रो डी फाई, इस तरीके से। अब देखो इनको सेपरेट कर लेंगे, जहाँ पे डी रो के संग इंटीग्रेशन हो सकता है वहाँ डी रो के संग कर देंगे, जैसे ये डी फाई का है, ये डी रो का है पहले वाले टर्म में, ठीक है, ये फाई का अलग और केवल डी रो अलग। सेकेंड वाले टर्म में ये 2 रो डी रो अलग है और ये साइन फाई डी फाई अलग है, और उनकी जो जो लिमिट्स होंगी वो लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो लिमिट्स लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस है, क्योंकि पिछले वाले केस में हमने 3 उसमें ब्रेक कर लिया था, वहाँ पे हमने डायग्राम को देखते हुए किया था, तो वहाँ लिमिट्स गलत होना मुश्किल था, यहाँ पे लिमिट गलत हमारा हो सकती है। तो फर्स्ट मेथड हमारा बेटर मेथड, बाकी सॉल्व करके उसी तरीके से आंसर लगभग हमारा वैसा ही सेम आंसर देगा।